जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 18 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हम लोग को किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि गुरु रहमान सर का है। यदि आपको सेट 1 से लेकर 18 तक किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपका जो PDF आसानी से मिल जाएगा। ये हम लोग का सेट जो है मॉडल 19 प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है ये हिंदी का है। कह रहे कि ज और ध का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ज और जो ध का उच्चारण स्थान होता है आपको ये तालव्य और दंत होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। तालव्य और जो दंत होता है ये ज और ध का उच्चारण स्थान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए इसमें अपादान कारक की हम लोग बात करें तो इसमें आपका कि गंगा हिमालय से निकलती है। ऑप्शन 3 में जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है कि गंगा जो है, गंगा से हिमालय का जो है अलगाव हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया। ठीक है, हालांकि आपको जो है बिहार फायरमैन के लिए मास्टर वीडियो बना दिया गया है आपका हिंदी का, तो आप लोग हिंदी को देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वाक्य को क्रम से लिखिए। जैसे कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचा था और बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ से हम लोग का होगा कि एक कौवा को प्यास लगी। ठीक, उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा और घड़े में पानी बहुत कम था और कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का जो है कुट भाषा में, तो ये इसका अरेंज कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए जो है राइट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न हम लोग का है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए अहंकार का पर्यायवाची होता है घमंड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विलोम शब्द लिखिए। उपाय का विलोम क्या होता है। तो उपाय का विलोम हो जाएगा आपका निरुपाय। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि भूतकाल में बदलना है। जैसे कि बच्चे चिल्ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बच्चे चिल्ला रहे थे। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भूतकाल में, या अभी जो है वर्तमान काल में है कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, और इसको भूतकाल में चेंज करना है तो बच्चे चिल्ला रहे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वां की संज्ञा के भेद लिखना है कि भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो वीरता है ये वीरता का ये कौन सा जो है संज्ञा का भेद है। तो ये जो वीरता जो शब्द है ये आपको भाववाचक संज्ञा है। ठीक, कौन सा संज्ञा है, वीरता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न हम लोग का है कि विशेषण के भेद लिखना है। देखिए यहाँ पर विशेषण के भेद लिखना है। जैसे कि मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, ये जो 4 है ये कौन सा विशेषण है। तो ये जो 4 है यहाँ पर यह आपको संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, देखिए मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। वाक्य में जो क्या है कि जो 4 है वो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है जो अंग्रेजी का है 9 नंबर से, और यहाँ से सामाजिक अध्ययन का है 16 नंबर से। प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था। तो टीपू जो सुल्तान था वह शासन करता था आपको श्रीरंगपट्टनम से, और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन ... के द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है कि भारतीय संसद का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको याद रखना है एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया है भारतीय संसद की डिजाइन। और इसका जो डिजाइन है 1912 से लेकर 1913 के बीच में डिजाइन किया गया था। और इसका निर्माण की हम लोग बात करें तो 1921, आपको याद रखना है भारतीय संसद का निर्माण 1921 से लेकर 1927 तक चला था। कितना, 1921 से लेकर आपको याद रखना है 1927 तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो वह हवाई अड्डा आपको लेह हवाई अड्डा है। ठीक, ऑप्शन आप लोग से कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। देखिए यहाँ पर सबसे लंबी जो सीमा है, लंबी भूमि जो सीमा है वो किन 2 देशों की है। तो कनाडा और USA की है। ठीक, आपको याद रखना है कनाडा और USA की है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बगदाद डॉट डॉट की राजधानी है, कहाँ की राजधानी बगदाद है? तो आपको राइट आंसर होगा इराक का जो राजधानी है वो बगदाद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? देखिए यहाँ पर ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में जो है किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिए। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा, और उन्होंने ही जो है ग्रामीण उत्थान की बात की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको हम लोग देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो महालेखा जो परीक्षक की नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करते हैं, और ये सभी जो है अनुच्छेद 148 में वर्णित है। ठीक, चलिए अगला 24 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो गठन का जो निर्देश देता है वह है आपका अनुच्छेद 40 देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो उनको जो सुनवाई करने का अधिकार है भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ठीक, आपको याद रखना है भारत के कोई भी विधि न्यायालय में उसको सुनवाई करने का अधिकार है महान्यायवादी को। ठीक, अटॉर्नी जनरल को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तक्षशिला एक प्रख्यात स्थल है, कहाँ का? तो तक्षशिला जो है आपको गंधार कला का जो है एक प्रख्यात स्थल है। आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे पहले सबसे पहले कौन सा वंश आया था? तो सबसे पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर देखिए उसका शासनकाल हम लोग बात करते हैं तो 1206 से लेकर 1290 तक था। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था वह आपको 1290 से 1320 तक था। उसके बाद आया तुगलक वंश। तो जो तुगलक वंश था ये आपको 1320 से लेकर 1414 तक था। उसके बाद आया यहाँ पर सैयद वंश। तो सैयद वंश जो था आपको 1414 से लेकर 1451 तक था। और उसके बाद जो है अफगान लोधी है जो कि है 1451 से लेकर 1526 तक रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वह पुल्लिकट था। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है डच की उपस्थिति 1605 से माना जाता है। 1605 से लेकर ये 1825 तक रही है। और डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को अपने पहला जो अपना कंपनी है वो कोरोमंडल तट पर स्थापित किया था, और जहाँ जो है पुलिकट उसका प्रारंभिक उपनिवेश था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है यह शुरुआत किया गया था, आपको याद रखना है, ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? देखिए यहाँ पर नहीं था पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मुसोलिनी है यह इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। देखिए बेनेटो मुसोलिनी जो है इटली के एक राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शून्य का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के जो कप आकार का मुख होता है उसको क्रिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटर। ज्वालामुखी क्रिएटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से वह बन जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण जो घास स्थल है इसको क्या कहते हैं? तो इसको पम्पास कहते हैं। आपको याद रखना इसको क्या कहते हैं? पम्पास।
अगला प्रश्न है 34 नंबर हम लोग का है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया तथा जो उत्तरी अमेरिका है यह अलग होते हैं बेरिंग जलडमरू के द्वारा। ठीक, बेरिंग जलडमरू के द्वारा जो है एशिया और तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाला जो है प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से। देखिए यहाँ पर एक होता है 3P। 3P का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस 3P का मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन होता है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है ये पर्यावरण से संबंधित जो है 3P इसका अर्थ होता है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसे हैं जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। ठीक है, इसमें किसने जो फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। तो यहाँ पर हो जाएंगे CN अन्नादुराई जो है ये फिल्मों में जो है अपना अभिनय नहीं किए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। कौन सा ऐसा दिवस है जो कि एक निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है हैबिटेट दिवस जो कि आपको प्रत्येक साल यह आपको अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक, तो इसका जो है तिथि इसका जो तिथि है कोई आपका यह निर्धारित नहीं होता है। आपको अक्टूबर के जिस दिन आपको अक्टूबर का पहला सोमवार आया उस दिन यह मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता यहाँ पर सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। तो वह जो उपन्यास था आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और यह जो है उत्तर बंगला में 1300 क्या बोलते हैं यह जो आपका आनंद मठ है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है उत्तर बंगला में 1373 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ है इसी के बारे में वर्णन किया गया है। और हम लोग का जो वंदे मातरम गीत है वह आपको ये जो एक आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक देशबंधु CR दास थे। ठीक, आपको याद रखना है देशबंधु CR दास थे और इसका स्थापना कब किया गया था। तो 9 जनवरी 1923 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर जो है आपका ऊपरी गंगा नहर है। ठीक, आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नहर। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि खिलजी राजवंश का शासन काल था कब से कब तक है। तो खिलजी राजवंश का शासन आपको है 1290 से 1320 तक। ठीक, और इसका स्थापना जो है खिलजी वंश का तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न यहाँ से है कह रहे हैं कि बीबी का मकबरा ... में स्थित एक कब्र है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि बीबी का मकबरा अब कहाँ है। तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में। ठीक, देखिए बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1660 में करवाया गया था। यहाँ से 1660 और 68 यही आता है 78 आता है, यहाँ पर 78 होगा। ये वर्ष इसका निर्माण कब करवाया गया था। तो 1678 में करवाया गया था। हालांकि अपनी पत्नी जो है दिलरस बानो बेगम की स्मृति में यह जो है औरंगजेब के बेटे ने करवाया हुआ था। तो आपको याद रखना है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कनौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी। तो कनौज का जो लड़ाई है यह सन 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कनौज की लड़ाई कब लड़ा गया था। तो 1540 ईस्वी में। और यह जो लड़ाई है शेरशाह सूरी के यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो है कानूनी और व्यवस्था ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संत सरफरुद्दीन यहिया मेनरी यहाँ पर मेनरी का मकबरा किस जिला में है। तो यह किस जिला में है आपको यह पटना जिला में। ठीक, आप लोग ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ये इसी को मनेर पटना में है। कहाँ पर है यह मनेर में है। ठीक, तो इसलिए इसको मनेरी का मकबरा कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो इसका जो प्रारंभ है 1939 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है। देखिए 3 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1945 को। और इसमें जो है युद्ध की शुरुआत में जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके जो इसका शुरुआत किया गया था और इसको जो है 2 राष्ट्रों में बांटा गया था। पहला जो था एक मित्र राष्ट्र के अंतर्गत 4 देश थे। कौन कौन से? तो फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था और अमेरिका। और एक जो बटा हुआ था वह धुरी राष्ट्र में था। तो धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी था, इटली था और जापान था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो प्रथम महीना चैत्र होता है। ठीक, चैत्र आपको राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह WC बनर्जी थे। ठीक, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं उनको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो जब चंद्र जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब जो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब ये चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, चलिए अगला है कि एक मरुधान में हमेशा होता है क्या? तो एक मरुधान में हमेशा जल होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत है क्या है? तो इसका संकेत होता है एयर इंडिया 1 होता है। क्या होता है? एयर इंडिया 1। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो हर्ष साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थानेसर थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो यह सिंगापुर से किया था। ठीक, ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक, ऑप्शन आपका जो 3 है इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखा जाए कि बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? देखिए जो चारा घोटाला जो मामले की जांच है इसका जो जांच है यह आपको मुखोपाध्याय आयोग के द्वारा किया गया है, यानी कि सौंपा गया है। ठीक, यहाँ पर इसका गठन किया गया है। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, चारा घोटाला जांच तो मुखोपाध्याय आयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है, ये कहाँ से प्राप्ति हुआ है इसका? तो यह यहाँ पर कहाँ से? यह गढ़वाल बनारस से हुआ है। ठीक, आपको याद रखना है इसका जो प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो गढ़वाल से हुआ है, यहाँ पर बनारस में पड़ता है। ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान बिस्फी बिहार के किस जिले में है? देखिए यहाँ पर कवि विद्यापति का जो जन्म स्थान बिस्फी है वो बिहार के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है ये मधुबनी जिला में है। ठीक, चलिए 59 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं कौन है? तो वह लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो सर्वाधिक चर्चित मूर्ति जो है आपको दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। आपको याद रखना है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 61 नंबर प्रश्न, यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आरेख में एक शुद्ध वस्तु का तापन वक्र एक वायुमंडलीय दबाव पर दर्शाया गया। ठीक, यहाँ पर पहले आप लोग इस ग्राफ को देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से ग्राफ देख लीजिए और कह रहा है कि बिंदु बी पर वस्तु की भौतिक अवस्था। देखिए यहाँ पर जो बिंदु बी है यहाँ पर वस्तु का जो भौतिक अवस्था होगा वह क्या होगा? तो वह भौतिक अवस्था ठोसीय होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए
प्रश्न है कि एक तत्व X की चर संयोजकता 3 एवं 5 है, इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र है। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा जो निर्मित ऑक्साइड के सूत्र होंगे तो वह क्या होंगे, वह होगा आपको X2O3 एवं X2O5 होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 63 नंबर जो प्रश्न है कि किसी परमाणु के K एवं L सेल पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वह 10 होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल HCl है, तो इसकी आणविक सांद्रता क्या होगी। ठीक, आपको इसका क्या है कि आणविक सांद्रता बताना है, तो इसका आणविक सांद्रता होगी 0.01 m होगी, यानी कि मोल होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, तो प्रतिदिन हुई ऊर्जा खपत की गणना करना है। यहाँ पर देखिए एक 60 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 8 घंटा जलता है, तो इसका कितना ऊर्जा खपत होगा, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो ऊर्जा खपत होगा 0.48 यूनिट होगा। ठीक, ऑप्शन आपका 3 जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 66 नंबर प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह है पृथ्वी की सतह से 5 आर ऊपर कक्ष में घूम रहा है, तो जहाँ आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है, तो दूसरे उपग्रह की परिक्रमा काल क्या होगा यदि वह पृथ्वी की सतह से 2 आर ऊपर हो। यहाँ पर ये 5 आर ऊपर था और यहाँ से ये 2 आर ऊपर होगा, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि यदि वह पृथ्वी की सतह 2 आर हो, तो इसमें आपको उसका उपग्रह का परिक्रमा का यहाँ पर परिक्रमण काल ज्ञात करना है दूसरे का। ठीक, कितना होगा, तो दूसरे का जो परिक्रमण काल होगा वह है √6। यहाँ पर देखिए रूट में यहाँ पर 6√2 घंटा होगा, कितना होगा 6√2 घंटे। ठीक, 67 नंबर जो प्रश्न है कि एक लड़की सीधे मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र डालकर प्रारंभिक स्थिति में आती है, उसका विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है, उसकी गति क्या होगी। इसमें देखिए आपको ग्राफ दर्शाया गया है, देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि उसकी गति पूछा गया है कि उसकी गति क्या होगी, तो आपका इसमें गति क्या होगा, उसमें गति होगा 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। देखिए यहाँ पर विस्थापन है और यहाँ पर समय है और यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो है 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। और अगला यहाँ से प्रश्न देख लीजिए 68 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा ये बड़ा है। प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की शुद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगी, तो इसका शुद्ध जो रासायनिक प्रतिक्रिया होगा वह होगा, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन ए वाला इसमें करेक्ट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन ए है, तो आप लोग इसका राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रकार की यहाँ पर नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर प्रदत्त है कि CH4+Cl2, उसके बाद सूर्य प्रकाश में, और CH3Cl+HCl, इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रतिक्रिया को जो है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के पिंड B, जिसके वेग क्रमशः v1 और v2 है, इसकी बराबर गतिज ऊर्जा है, तो उसके जो है मोमेंटम, यहाँ पर देखिए मोमेंटम p1 और p2 के बीच का संबंध क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वह होगा P1/P2 बराबर कोष्ठबंध है और M1/M2 होगा। ऑप्शन इसका जो बी है सी है इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, इसका जो है सूत्र ये यहाँ पर उसके बीच का संबंध, तो ये ऑप्शन सी वाला सही है। और चलिए यहाँ से हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य में प्रक्षेपित करने का, यहाँ पर किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है इमल्सन। क्या कहलाता है, इमल्सन, जिसको पायसन भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG, यहाँ पर देखिए PNG का प्रयोग किया जाता है किस में, तो PNG का जो प्रयोग है वह आपको भोजन बनाने में किया जाता है, यहाँ से पकाने में, भोजन बनाने में। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये PNG है, यहाँ पर देखिए PNG है, ये CNG नहीं है। ठीक, आपको याद रखना है PNG है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो रदरफोर्ड का जो परीक्षण है यह जो है सिद्ध किया था परमाणुओं में न्यूक्लियन का, यहाँ पर क्या क्या था, परमाणुओं में न्यूक्लियस का जो है सिद्ध किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर है कि उच्चतर पौधों के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। तो उसके पोषक ऊतक को कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर है कि इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है विटामिन बी का। ठीक है, आपको याद रखना है ईस्ट जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है ये विटामिन बी का। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 76 नंबर है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। देखिए यहाँ पर मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है, तो वह पौधा है आपका कष्टुका का है। कष्टुका का जो पौधा होता है यह मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का क्या नाम यहाँ पर देना है, नाम बताना है। तो उसमें लघु छिद्र को रंध्र कहते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर बी होगा, उसको क्या कहते हैं, तो उसे रंध्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि प्रकाशनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाशनुवर्ती संचालन जो है यह नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो दूरी है वह प्लूटो का है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक जो दूरी है प्लूटो का है, कितना है, तो यह सूर्य से 591 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक, आपको याद रखना है सूर्य से यह 591 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वह है आपका IIT खड़गपुर, जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। उसके बाद IIT मुंबई जो कि 58 में। उसके बाद यहाँ पर कानपुर, IIT कानपुर ये 1959 में। और यहाँ से उसके बाद हो जाएगा दिल्ली IIT दिल्ली जो कि 1978 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 81 नंबर है। यहाँ से प्रश्न देखिए कह रहा है कि सही मिलान करना। देखिए इसमें आपको सही मिलान कैसे करना है कि मांसल आहार में कौन सा हो जाएगा। तो मांसल आहार से हम लोग का यहाँ से हो जाएगा सही मिलान चुनना। यहाँ पर देख लीजिए पहले से ही सही मिलान किया गया। यहाँ पर मांसल आहार जो है कैल्शियम और प्रोटीन से दिया गया है, और जो मत्स्य है यह मंड और विटामिन से, दूध जो है रेशा और खनिज से, और अंड जो प्रतीक है प्रोटीन और वसा से। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन डी वाला ही एक सही है कि अंड जो प्रतीक है यह प्रोटीन और वसा से सही है, बाकी जो 3 है यहाँ से गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि DPT वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। यहाँ पर DPT जो वैक्सीन है यह किस बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व भर से समाप्त कर गया रोग। यहाँ पर विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है, कौन सा रोग है। तो वह रोग है आपका चेचक, जो कि विश्व से समाप्त हो चुका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है। तो मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है एनाफिलिस मच्छर के द्वारा जो है स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि आंतरित किया जाता है, यानी कि यह प्रवेश करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो हो जाएगा वह आपका बुध है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो बेतार में जो प्रयोग किया जाता है आपका ब्लूटूथ हो जाएगा, ये बिना तार वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसको जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर यस्दीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्दीकरण, जो कि ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर। इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि यहाँ पर ट्रॉपिल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा
पाने के लिए लगाया जाता है। तो यह जो लगाया जाता है डिप्थीरिया, टिटनस, कुकुर खांसी से जो छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है ट्रिपल एंटीजन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 89 नंबर है कि गामा किरणों की अधिकतम साम्य होता है। देखिए यहाँ पर गामा किरणों का जो अधिकतम साम्यता होती है वो कितना होती है, तो वह साम्यता यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर अल्फा किरणों के साथ ये गलत है और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए गामा किरणों के साथ, बीटा किरणों के साथ, और हालांकि इसमें हम लोग का एक्स किरण के साथ होगा। ठीक, ऑप्शन आपका 3 जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो यह दूरी जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन आप लोग ये राइट आंसर कर लीजिए। और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का गणित का प्रश्न शुरू हुआ जो 91 नंबर से है, तो आप लोग इसका स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका राइट आंसर 91 का जो होगा वह आपका ए होगा। ठीक, a + b × b + c और × c + a होगा। चलिए अगला जो 92 नंबर प्रश्न है, तो 92 का राइट आंसर आपको 74 होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 93 नंबर है, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 20% होगा, यहाँ पर रख लिए 20%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से 95 नंबर है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए और इसमें क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका सरलीकृत मान कितना होगा, यहाँ से देख लीजिए, इसका जो सरलीकृत मान होगा 95 का वह राइट आंसर आपका 3 होगा, ax + by + cz। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर आपको अपेक्षित अनुपात जो होगा 1, 2, 3 के अनुपात में होगा। ठीक, चलिए 97 नंबर यहाँ से आपका प्रश्न है, तो 97 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ से 98 नंबर जो प्रश्न है, तो 98 का राइट आंसर आपको 84 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 99 नंबर प्रश्न है, तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 14 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर चक्र की चौड़ाई पूछा गया है, तो 14 मीटर। और अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर है, ये अंतिम प्रश्न है, तो x का मान इसमें ज्ञात करना है। यहाँ से x है और इस x का मान कितना होगा, इसका मान होगा 121 होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। तो हम लोग इसमें जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और इसमें आपका जो है कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपका 70+ सही हुआ है तो आपका अच्छा खासा स्कोर है। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 19 था और जो सेट 20 है आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो मास्टर वीडियो का सीरीज चलेगा तो उसमें आप लोग भाग ले लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।